कैसे हो मेरा पढ़ाकू? बढ़िया। चैप्टर नंबर 7 को कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। ये वर्ड आप लोगों ने सुना है। कब सुना था? चैप्टर नंबर 5 में। लॉज ऑफ मोशन में हमने जब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था तब हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। तब हमने सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, पर अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। मतलब यहाँ पे हम कंसीडर करने वाले हैं रिजिड बॉडी। हमारा फोकस होगा रिजिड बॉडी पे। यहाँ पे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात नहीं करेंगे, रिजिड बॉडी पे, पूरी बॉडी पे कंसंट्रेट करेंगे। क्या ठीक? द फोर्सेस चेंज द ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी। जब कुछ फोर्सेस लगाए जाएंगे कोई बॉडी पे तो क्या होगा? उसका ट्रांसलेशनल स्टेट चेंज होगा। ट्रांसलेशनल स्टेट चेंज होगा उसका मतलब क्या है? दैट इज दे चेंज इट्स ए टोटल लीनियर मोमेंटम। क्या चेंज होगा? टोटल लीनियर मोमेंटम। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्लियर है कि अगर फोर्स लगाया जाएगा, इफ देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स देन देयर विल बी सम चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। तो यहाँ पे जो है फोर्स लगाने की वजह से क्या चेंज होगा? मोमेंटम। बट दिस इज नॉट द ओनली इफेक्ट द फोर्सेस हैव। सिर्फ यही इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगी, और क्या देखा जा सकता है? तो याद हो तो हम टॉर्क के बारे में पढ़े। टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो अगर फोर्स लग रहा है तो हो सकता है कि टोटल टॉर्क जो है वो जीरो ना भी हो। सो द टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी मे नॉट वेनिश। सच अ टॉर्क चेंजेस द रोटेशनल स्टेट ऑफ द मोशन। तो अगर टॉर्क लग रहा है तो रोटेशनल मोशन होगा, तो रोटेशनल स्टेट चेंज होगा। दैट इज इट चेंजेस द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। जैसे कि हम जानते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी पी वेक्टर बाय डी टी। तो अगर फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम में चेंज देखने को मिलेगा। एंड टॉक टाउ वेक्टर इज इक्वल टू डी एल वेक्टर बाय डी टी, राइट। तो टॉर्क लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगी, राइट। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जब नेट फोर्स लग रहा होगा बॉडी पे और नेट टॉर्क लग रहा होगा। तो कब बोला जा सकता है कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है? अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ बोथ इट्स लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम आर नॉट चेंजिंग विथ टाइम। इसका मतलब है डी पी वेक्टर बाय डी टी क्या आना चाहिए? जीरो। डी एल वेक्टर बाय डी टी क्या आना चाहिए? जीरो। दोनों एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम दोनों ही समय के साथ चेंज ना हो रहे हों तो हम बोल सकते हैं रिजिड बॉडी केस में है इक्विलिब्रियम में। क्या ठीक? और अगर मोमेंटम में ना बात करें तो हम एक्सेलरेशन कंसिडर कर सकते हैं, और वी कैन से दैट द बॉडी हैज़ नाइदर लीनियर एक्सेलरेशन नॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो ना तो उसके पास लीनियर एक्सेलरेशन होगा ना ही एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, राइट। एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो, राइट। लीनियर एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो तो टॉर्क जीरो, राइट। चलिए, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी इज जीरो इट मीन्स सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to m एफ आई वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, देन द रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। किसमें बोला जा सकता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो हम बोल सकते हैं बॉडी किस में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सेम वे इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो देन बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। किसमें बोला जा सकता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कंसिडरेशन ऑफ रोटेशनल मोशन डज नॉट अप्लाई टू अ पार्टिकल। जब रोटेशनल मोशन स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ पार्टिकल की बात ना करें,
मैंने जैसे बताया हुआ है, जब रोटेशनल मोशन कंसिडर करते हैं तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे। एक पार्टिकल के लिए रोटेशनल मोशन कंसिडर किया जा सकता नहीं है। ओनली द कंडीशंस फॉर ट्रांसलेशनल मोशन कैन बी अप्लाइड टू अ पार्टिकल। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए स्टडी जब हमने किया था तब हम पार्टिकल कंसिडर करते थे, पर जब रोटेशनल मोशन कंसिडर करते हैं, हाँ हमने टॉर्क पहले एक सिंगल पार्टिकल के लिए निकाला, एंगुलर मोमेंटम के लिए निकाला, बट एक्चुअली रोटेशनल मोशन पॉसिबल ही सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए है। ये तो इनिशियली स्टार्ट करने के लिए हमने एक सिंगल पार्टिकल लिया था, राइट। अ बॉडी मे बी इन पार्शियल इक्विलिब्रियम, तो बॉडी पार्शियल इक्विलिब्रियम में हो सकती है। इसका मतलब क्या है, बॉडी या तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो या तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो, दोनों में ना हो। मतलब अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ना हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ना हो, तो उसको क्या बोला जाता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम। सो अ बॉडी मे बी इन पार्शियल इक्विलिब्रियम, ये चीज़ हो सकती है। तो कैसे भाई, एग्जाम्पल दे देते हैं। कंसिडर अ लाइट दैट इज नेग्लिजिबल मास रोड ए बी। क्या कंसिडर करो, एक रोड कंसिडर करो ए बी, जो हमने फिगर में दिखाई गई है। ऐसी एक रोड कंसिडर कर लेते हैं ए बी। एट द टू एंड्स ए एंड बी ऑफ विच टू पैरेलल फोर्सेस बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड। क्या किया गया भाई, एक रोड ले ली, उसके ऊपर फोर्स लगाए गए, कहाँ पे, दोनों एंड पे, ए और बी पे। यहाँ पे देख सकते हो फोर्सेस कहाँ पे लग रहे हैं, नीचे की तरफ, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। बढ़िया। अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द रोड एज शोन इन फिगर। चलिए ठीक, दोनों ही फोर्सेस नीचे लग रहे हैं, तो इसका मतलब है नेट फोर्स तो कुछ मिलने वाला है। इट मीन्स सिस्टम इज नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है, कि टोटल फोर्स क्या मिले, जीरो। जितना ऊपर उतना नीचे, जितना आगे उतना पीछे, मतलब टोटल समेशन बनना चाहिए जीरो। यहाँ पे दोनों ही फोर्सेस नीचे की तरफ लग रहे हैं, राइट। तो नेट फोर्स तो जीरो बनेगा नहीं। एक ऊपर लग रहा होता है, एक नीचे लग रहा होता, तो नेट फोर्स जीरो होता। पर यहाँ पे ये कंडीशन में दोनों ही फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टम इज नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। चलिए अब देखते लेते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो जो एंड ए पे फोर्स लग रहा है वो रोड को किस तरफ घुमाना चाहेगा। आप ध्यान से देखिए, ये जो फोर्स लग रहा है एंड ए पे, ये इस रोड को, यहाँ पे अगर मैं नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, आप अपने हाथ में एक पेन ले लीजिए, पेन के एक एंड की तरफ नीचे की तरफ फोर्स लगाइए, तो पेन जो है वो इस तरह से घूमेगी। तो ये जो मोशन हो रहा है कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए बढ़िया। अब एंड बी पे जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है वो रोड को किस तरफ घुमाना चाहेगा, क्लॉकवाइज। क्या ठीक। तो एंड ए पे जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, एंड बी पे जो फोर्स है वो इस रोड को कैसे घुमाना चाहता है, क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क क्या होगा, दोनों में ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। सो सिस्टम इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो मिलेगा, नेट टॉर्क जीरो, पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। क्या ठीक। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। चलिए दूसरा केस ले लेते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं। मान लो कि एंड ए पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ, और एंड बी पे जो लग रहा है फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो मुझे बताओ नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स तो हो जाएगा जीरो। जी बढ़िया। अगर नेट फोर्स जीरो है तो हम क्या बोल सकते हैं, द रोड इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोल सकते हैं, रोड इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से देखिए, एंड ए पे जो फोर्स लग रहा है वो रोड को किस तरह घुमाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंड बी पे जो फोर्स लग रहा है वो भी उसे कैसे घुमाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अब ये रोड जो है कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे सिर्फ रोटेशन होगा, बॉडी चलने वाली नहीं है, सिर्फ घूमेगी।
तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बट इट इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द रोड विल टेक प्लेस। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और यहाँ पे हमने कोई एक्सिस फिक्स नहीं की है, कोई पॉइंट फिक्स नहीं किया है। देन हियर वी विल ऑब्जर्व प्योर रोटेशन, कोई ट्रांसलेशन होगा नहीं, सिर्फ रोटेशन। क्या ठीक समझ में आया? When we open the lid of a bottle by turning it, our fingers are applying a couple to the lid. अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो जब भी आप लोग कोई बोतल ओपन करते हो, when we open the lid of a bottle, तो जब ढक्कन खोल रहे होते हैं तो क्या होता है, हम फोर्स लगाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, वहाँ पे फॉर्म होता है कपल। आइए अब देख लेते हैं कपल क्या होता है। A pair of equal and opposite forces with different lines of action is known as a couple. A pair of equal and opposite forces with different lines of action is known as a couple or torque. A couple produces rotation without translation. तो कपल क्या करेगा, सिर्फ घुमाएगा, रोटेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा नहीं। आगे वाले केस में जो हुआ वही चीज़, वहाँ पे कपल मिल रहा है। फिर से देख लेते हैं आगे वाली फिगर। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एंड ए पे जो फोर्स लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, क्या ठीक, और बी पे जो लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। बोथ आर हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, राइट। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, दोनों फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, इक्वल, और कैसे हैं, ऑपोजिट। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विद डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कैसी है, डिफरेंट। अब यहीं पे मान लीजिए एंड ए पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और यहीं पे दूसरा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होता, तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाती, सेम। तो यहाँ पे टॉर्क फॉर्म होता नहीं, कपल फॉर्म होता नहीं। लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। A pair of equal and opposite forces with different lines of action is known as a couple. A couple produces rotation without translation. मतलब यहाँ पे देखो सिर्फ रोटेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा नहीं। आइए अब देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के बारे में। अगर इक्विलिब्रियम समझ में आ गया है तो ये चीज़ भी आसान है। यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक आइडियल लीवर। An ideal lever is essentially a light rod pivoted at a point along its length. Pivoted मतलब फिक्स किया गया। एक आइडियल लीवर कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे आप लीवर देख सकते हो, जैसे हमने एक रोड कंसिडर की थी वैसी तरह का लीवर, पर इसे फिक्स किया गया है एक जगह पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उसे फिक्स किया गया है, राइट। जहाँ पे फिक्स किया गया है उस पॉइंट को बोला जाता है फल्क्रम। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फल्क्रम। अ सीसो ऑन द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ लीवर। अब सीसो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कभी भी आप लोग गार्डन वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने सीसो देखा होगा। वो इसी तरह का होता है, एक जगह से फिक्स होता है, ऊपर नीचे होता है, राइट। तो वो एग्जाम्पल हो गया लीवर का। अब आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। द लीवर इज अ सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। लीवर कैसी सिस्टम है, इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देख सकते हैं आप फिगर में दो फोर्सेस लग रहे हैं, टू फोर्सेस F1 एंड F2 पैरेलल टू ईच अदर एंड यूजुअली परपेंडिकुलर टू द लीवर विल एक्ट एज शोन इन फिगर। और ये डिस्टेंसेस जो डिस्टेंसेस हैं जहाँ पे फोर्स लग रहे हैं वो फलक्रम से कितने डिस्टेंस पे हैं, डिस्टेंस D1 और D2 पे, राइट। तो यहाँ पे जो लीवर है वो किस में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब अगर ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, किस में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, तो इसके लीवर के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का समेशन क्या आना चाहिए, जीरो।
अब ध्यान से देखिए, जहाँ से पाइवोटेड है, जहाँ पे फलक्रम है, वहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा? परपेंडिकुलर फोर्स इन अपर डायरेक्शन, जिसे बोला जा सकता है रिएक्शन फोर्स। क्या बोला जाता है? रिएक्शन। और दोनों एंड्स पे जो फोर्स लगाए जा रहे हैं वो कौन से हैं? F1 F2। तो नेट फोर्स क्या बनेगा? फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम R माइनस F1 माइनस F2 शुड बी इक्वल टू 0। जितना ऊपर उतना नीचे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई लीवर किस में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। ठीक, बढ़िया, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए, फॉर कंसिडरिंग रोटेशनल इक्विलिब्रियम वी टेक द मोमेंट्स अबाउट द फलक्रम। क्या लेना होगा? मोमेंट अबाउट फलक्रम। मतलब एक पॉइंट को, एक एक्सिस को हमें फिक्स कर देना है और उसके अबाउट हमें निकालना होगा टॉर्क। तो यहाँ पे हमने जो फिक्स किया है पॉइंट वो कौन सा है? फलक्रम। सो वी टेक द मोमेंट्स अबाउट द फलक्रम। और जहाँ पे हमने फिक्स किया है जो पॉइंट, वहाँ पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसकी वजह से हमें टॉर्क मिलेगा नहीं। उसकी वजह से तो टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 भाई, ये तो फिक्स है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है R, उसकी वजह से टॉर्क नहीं मिलेगा। किसकी वजह से मिलेगा भाई? F1 वेक्टर और F2 वेक्टर की वजह से। अब ध्यान से देखिए, F1 वेक्टर जो है वो लीवर को कैसे घुमाना चाहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। F2 वेक्टर कैसे घुमाना चाहेगा भाई? क्लॉकवाइज। तो दोनों ही टॉर्क जो होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो नेट क्या बन सकता है? 0। अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क बनना चाहिए 0। चलिए, तो F1 की वजह से जो टॉर्क बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा मोमेंट कौन सा फिक्स किया गया है? फलक्रम। ठीक है, तो वी टेक द मोमेंट्स अबाउट द फलक्रम। तो वहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे D1 और फोर्स कौन सा लग रहा है वहाँ पे? F1। डिस्टेंस D2 पे फोर्स कौन सा लग रहा है? F2। तो टॉर्क का हम फॉर्मूला जानते हैं, टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या बनेगा? RF साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, R और F के बीच में एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये क्या बनेगा? RF। चलिए, तो R क्या बन रहा है? पहले फोर्स के लिए D1 और फोर्स बन रहा है F1, तो D1 F1। और सेकंड के लिए क्या बनेगा? D2 F2। अब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम लेंगे पॉजिटिव और क्लॉकवाइज होगा तो हम क्या लेंगे? नेगेटिव। तो इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा? D1 F1 माइनस D2 F2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। नॉर्मली द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर टेकन टू बी पॉजिटिव। कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज क्या लेंगे? नेगेटिव। क्या ठीक? In the case of the lever, force F1 is usually some weight to be lifted. लीवर के केस में क्या होता है? एक जगह पे लोड रखा जाता है जिसको लिफ्ट करना होता है, राइट? आप लोग रेलवे स्टेशन वगैरह जाते होंगे तो देखते होंगे, और आप लोगों ने देखा होगा लेबर वगैरह जब वेट उठा के जाते हैं तो वो क्या करते हैं? एक जगह पे लोड फिक्स करते हैं। ठीक है, सो इन द केस ऑफ द लीवर, फोर्स F1 इज यूजुअली सम वेट टू बी लिफ्टेड। उसे लिफ्ट करना होता है। इट इज कॉल्ड द लोड। उसे क्या बोला जाता है? लोड। एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम D1 इज कॉल्ड द लोड आर्म। उसे क्या बोला जाता है? लोड आर्म। तो जहाँ से फिक्स किया जाता है वहाँ से डिस्टेंस जहाँ पे हमने लोड रखा है उसे बोला जाता है लोड आर्म। फोर्स F2 इज द एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड। मतलब एक एंड से हम उसे लिफ्ट करना चाहेंगे, वहाँ पे फोर्स लगाएंगे, हम हमारे एफर्ट डालेंगे कि वो दूसरे एंड पे जो लोड रखा हुआ है उसे ऊपर करें, लिफ्ट करें, राइट? डिस्टेंस D2 ऑफ द एफर्ट फ्रॉम द फलक्रम इज द एफर्ट आर्म। फलक्रम से जो डिस्टेंस बन रहा है D2 उसे क्या बोला जाता है? एफर्ट आर्म, क्योंकि वहाँ पे हम लगा रहे हैं एफर्ट, तो उसे बोला जाएगा एफर्ट आर्म। तो इक्वेशन जो बन रहा है इक्वेशन 2, उसको लिखा जा सकता है D1 F1 इज इक्वल टू D2 F2, राइट? तो एक एंड पे जो टॉर्क बन रहा है वो क्या है? D1 F1। दूसरे एंड पे क्या बन रहा है? D2 F2। तो हम लिख सकते हैं लोड आर्म इंटू लोड इज इक्वल टू एफर्ट आर्म इंटू एफर्ट, राइट? लोड आर्म इंटू लोड इज इक्वल टू एफर्ट आर्म इंटू एफर्ट। द रेशियो F1 बाय F2
जो दो फोर्स लग रहे हैं, इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बोला जाता है उसे? मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला बनेगा F1/F2। अब इक्वेशन 2 पे से एम मैकेनिकल एडवांटेज क्या बनेगा? F1/F2 इज इक्वल टू D2/D1। चलिए, इफ द एफर्ट आर्म इज लार्जर, जैसे कि हमने फिगर में दिखाया हुआ है, इफ D2 इज लार्जर देन D1 देन द मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ग्रेटर देन 1। क्लियर सी बात है, न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा, ये न्यूमरेटर जो है D2 अगर D1 से बड़ा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है ऑब्वियसली 1 से बड़ा आएगा, राइट, ग्रेटर देन 1। एंड इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 इट मीन्स दैट अ स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट अ लार्ज लोड। मतलब एफर्ट इतना देना पड़ेगा नहीं, ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो, कम होगा तो देना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें फिजिक्स पे बेस्ड हैं। क्यों हम कम एफर्ट लगा के लोड को लिफ्ट कर सकते हैं, कौन सा पॉइंट जो है वो फिक्स करना चाहिए, ये सारी चीज़ें ध्यान में लेनी होती हैं। तो आशा रखता हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। पर यहाँ पे मैं आज का लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।